चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। पहला कथन है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज्य या क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। इसका सही जवाब है पहला और दूसरा। पहला दूसरा राइट है। जो चार्टर एक्ट था उसमें ये एकाधिकार भारतीय व्यापार के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी पर इसलिए दबाव पड़ रहा था क्योंकि उस टाइम पे नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू कर दी थी, लासेस फेयर लागू कर दिए थे, जिससे यूरोप की जो दूसरी कंपनियां हैं वो बाकी यूरोप में व्यापार नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के अधिकार को समाप्त किया जाए, जिससे वो भी भारत में व्यापार कर सके। चलिए 2019 का पॉलिटी का अगला प्रश्न था, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया। नेक्स्ट, भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। और इसका सही जवाब है बी, केवल 2। 99वां संविधान संशोधन है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। और जो पहला था वो 44 में नहीं लाया गया, वो 42 में आया था। भारत के संविधान में जो 44वां संविधान संशोधन दे रखा था, ये 44वां नहीं है, ये 42वां था। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और जोर देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की असमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। तो इसका जो तीसरा और चौथा है वही कथन सही है, बाकी कथन गलत है। तो इसका आंसर हो गया सी, केवल तीसरा और चौथा। जो पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत बुक है वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें विस्तार से दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची प्रतिस्थापित की गई थी? कौन थे तब? जवाहरलाल नेहरू। भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। दूसरा कूट है, वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। तीसरा कूट है, भारत हाल ही के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला नहीं आत्मनिर्भर नहीं बना है। कभी कभी एलिमिनेशन मेथड भी आना चाहिए। तो जैसे हमने तीसरा ऑप्शन काट दिया क्योंकि अभी भी आत्मनिर्भर नहीं बना है। भारत में गोंडवाना काल की जो खान है, कोयला के जो क्षेत्र हैं, उनमें लिग्नाइट प्रकार का निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है। तो जो स्टील वगैरह की जो हमारी शेल है कंपनियां, इनके लिए उच्च क्वालिटी का कोयला अभी भी हमें आयात करना पड़ता है। तो तीसरा अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो इसका आंसर अब क्या बचा? ए। तो 48 का ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था।
या शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भलीभांति परिभाषित किया गया है? क्या ये लाभ का पद भलीभांति परिभाषित किया गया है? नहीं। तो तीसरा गलत तो वैसे ही हो गया। इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है कि किस पद को लाभ का पद कहा जाएगा। तो अगर हम तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास केवल ए ऑप्शन बचा। तो 49 में हो गया हमारा ए। नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? पहला है तीसरी अनुसूची, पाँचवीं अनुसूची, नवीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची। तो इसका आंसर है 5वीं अनुसूची, जो जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है और वहाँ की जो ग्राम सभा है उससे इसकी इजाज़त लेनी पड़ती है। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट, प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा इसका अर्थ हो सकता है? ए, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बी, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। या फिर कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकता। इसका सही आंसर है बी, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होगा। इसके परे जाकर भी वो फैसले दे सकता है। नेक्स्ट, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में, विधानसभा स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। दूसरा पॉइंट है, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियमों का पालन करता है। तो 93 में क्या है? दोनों ही सही है। भारत में संघीय ढांचा है तो अगर उसके पास नियम नहीं है तो वो लोकसभा के नियमों का पालन करता है। इसका 54वां जो प्रश्न था, नंबर है 54, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, इसका भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल होता है। अगला पॉइंट है, UNCAC अब तक का सबसे पहला विधित बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार निरोधी लिखित है। राष्ट्रपार संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की एक विशिष्टता ऐसे एक विशिष्ट अध्याय का समावेशन है जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना है जिनसे वे अवैध तरीके से ली गई है। अगला पॉइंट है, मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों द्वारा UNCAC और UNTOC दोनों के क्रियान्वयन में सहयोग के लिए, ये करंट का है और पॉलिटी भी इसमें इंक्लूड है। इसका आंसर है सी, 2 और 4 ऑप्शन इसका सही है। भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल ही में संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काटने का अधिकार है। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वन उपज है। या तीसरा, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम की मान्यता अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण उन वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। इसका आंसर है बी, केवल 2 और
केवल 2 और 3। भारतीय वन या हाल ही में संशोधन हुआ वन क्षेत्र मुक्त बांस को काट गिराने का अधिकार नहीं देता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? यहाँ पर जो भी ऐसे सामाजिक बदलाव वाले जो चीज़ें आती है वो अनुच्छेद 21 प्राण और देह स्वतंत्रता के अंतर्गत है, जिसमें स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार हो, सोने का अधिकार हो, तो बहुत ज़्यादा विस्तृत कर दिया गया है अनुच्छेद 21 को। तो ऐसे किसी भी अधिकार के बारे में पूछा जाए तो अनुच्छेद 21 उसका आंसर होगा। भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं हैं। इसका आंसर कौन सा होगा, कौन सा सही है? सी आंसर इसका सही है। यानी कि भारत में जो पेटेंट कराए जाने वाले हैं तो उसमें जो पादप किस्में हैं वो पेटेंट नहीं करा सकते। एक दृष्टि से किसानों के लिए भी सही है, जहाँ पर ज़्यादातर भारत की जो जनसंख्या है वो कृषि प्रधान देश है, खेती पर निर्भर है। अगर पादपों को पेटेंट कराया गया तो कोई फसल को पेटेंट करा सकता है, उसका एकाधिकार हो जाए, वो महंगी हो जाएगी। तो उस संबंध में भी तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश केंद्रीय संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को क्रियान्वित किया जाता है तो फर्म कंपनियों के लिए कामगारों की छंटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। अस्थायी कामगारों के मामले में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं होता है। इसके दोनों ही कथन सही है, यानी कि सी आंसर इसका सही है। इसके बाद हम बात करते हैं 66 क्वेश्चन नंबर 66 की। निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल ही के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो? ये किसका सुझाव था? जो केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में, उसने ऐसे सुझाव दिए थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी केंद्रीय विधि को सांविधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं है। कैसे नहीं है? उसको तो कोई भी जो है उसकी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, तो किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है जो कि संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है या कम करता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो ही गया। दूसरा है, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उठाया जा सकता है किस आधार पर? मूल ढांचे की अवधारणा के आधार पर। तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तो ना तो वह एक सही है, ना ही दो सही है। अगला प्रश्न है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता के सर्वाधिक उपयुक्त वाक्य के रूप में स्वीकार करेंगे? राज्य व्यवस्था की बात कर रहा है। पहला है, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या को स्वीकार करना है। दूसरा है, नियंत्रण का अभाव। तीसरा है सी, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर। या फिर डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। और इसका सबसे उपयुक्त जो जवाब है वो डी है, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह ये 17 प्रश्न आए थे जिनका यहाँ पर डिस्कशन किया गया है।